वीडियो की शुरुआत उसी लड़की से होती है जो कहती है तुम कौन हो, यहाँ पे सिर्फ लड़की आ सकती है, तुरंत निकल जाओ। तभी उसकी माँ कहती है ये आदमी तुम्हारे पापा का सौतेला भाई है। इसे सुनकर वो लड़की हैरान होती है। फिर वो बार बार अपनी माँ और एमसी की ओर देख रही होती है कि ये हो कैसे सकता है। फिर वो कहते हैं नमस्ते, मेरा नाम इल आयोंग है। एमसी भी खड़े होते हुए कहता है मेरा नाम वू नयून है और मैं बिना बताए आने के लिए सिंसियरली माफी मांगता हूँ। तभी उसकी माँ कहती है आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है मिस्टर वून। आयोंग तुम भी बैठ जाओ। इसे सुनकर आयोंग चुपचाप से बैठ जाती है। आयोंग की माँ कहती है वैसे मेरे गुजरे हुए पति ने यही सब छोड़ा है। एमसी कहता है हाँ यही वो सब कुछ है जो उसने मेरे लिए छोड़ा है। तभी उसे कुछ याद आता है और कहता है रुको, और अपने जेब में हाथ डालने लगता है। एमसी जेब में से अंगूठी निकालता है। इसे देख के आयोंग की माँ हैरान हो जाती है। आयोंग बस चुपचाप से बैठी होती है और उसकी माँ कहती है ऐसा नहीं कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है और मुझे आपसे ये पूछना बुरा लग रहा है, क्या आप वो अंगूठी मुझे लौटाना चाहेंगे मिस्टर वून। तभी एमसी कहता है मुझे माफ करना, ये अंगूठी एक ही गिफ्ट है जो मुझे भाई से मिला है, ये मेरे लिए बहुत खास है, मुझे माफ करो लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मुझे रात बिताने का मौका देने के लिए शुक्रिया, कल मिलते हैं। इतना कहकर वो चला जाता है और माँ बेटी शांत बैठे होते हैं। तभी उसकी माँ आयोंग कहती है और आयोंग कुछ नहीं कहती। तभी उसकी माँ दोबारा कहती है आयोंग क्या तुम बात करना चाहती हो। तभी आयोंग चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं मैं नहीं, आखिर वो आदमी कौन है और उसे वो अंगूठी लेकर यहाँ ना क्यों पड़ा। वो अंगूठी से उस आदमी को दिया जाना था जो मेरा मंगेतर बनेगा, आप भी ये जानते हैं ना, लेकिन सब चीजों में से उसे उस आदमी जैसा क्यों बनना पड़ा। उसकी माँ कहती है मुझे पता है तुम कैसा महसूस कर रही हो, हालांकि क्या उसके बारे में फैसला करना जल्दबाजी नहीं होगी, इसके अलावा उसने अभी तक एंगेजमेंट भी नहीं की है ना। तभी आयोंग चिल्लाते हुए कहती है माँ क्या आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब तक वो आदमी चाहेगा आप मुझसे शादी करवा देंगी। पापा भी क्या लगता है कि मैं उस आदमी को अपने लिए अपना लाइफ पार्टनर तय करने दूंगी जिसने इतने सालों तक हमें छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा अब वो मर चुका है, मैं अब उसकी इच्छाओं से बंदी नहीं हूँ। तभी उसकी माँ चिल्लाते हुए कहती है आयोंग, और आयोंग शांत हो जाती है। तभी उसकी माँ चिल्लाते हुए कहती है आयोंग अपने पापा के बारे में इस तरह बात करने की हिम्मत मत करना, वो सचमुच हमसे प्यार करते हैं। आयोंग चुपचाप से खड़ी होती है, फिर वो वहाँ से भाग जाती है। उसकी माँ कुछ बोल नहीं पाती और आयोंग गेट से बाहर निकल जाती है और आयोंग गुस्से से कहती है क्या बकवास है। ऐसा लगता है कि वो आलसी स्कॉलर इंपीरियल एग्जाम में फेल हो गया। हालात को और भी बेकार बनाने के लिए वो पूरी तरह से बेशर्म है और एमसी के बारे में सोचते जब एमसी ने कहा था ये मेरे लिए खास है इसलिए मुझे माफ करना, ये मैं आपको नहीं दे सकता। उसके बाद आयोंग रूम में आके कहते हैं ये सब उसकी गलती है, अगर ये उसके लिए नहीं होता मुझे माँ से वो टेरिबल बातें नहीं कहनी चाहिए थी। और वो टेबल की ओर देखती है, फिर खड़ी होकर टेबल के पास जाती है, वहाँ से एक बॉक्स निकालती है और चेयर पे बैठ के बॉक्स खोलने लगती है और वो बॉक्स के अंदर से अंगूठी निकालती है और कहती है पापा क्या आप जानते हैं कि मैं आपसे अंगूठी लेकर कितनी खुश थी। मैंने सोचा था कि आप प्यारे हस्बैंड का इंट्रोडक्शन कराएंगे मुझसे। मेरा यंग भोला भाला इंसान उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब आप वापस लौटेंगे, लेकिन मैंने आपको भूलने की बहुत कोशिश की आपकी इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरे लिए एक नई जिंदगी बनाने के लिए, और फिर भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों पापा। उसके बाद अगला दिन आता है। आयोंग की माँ कहती है ऐसा लगता है कि मिस्टर वून सच में अंगूठी के पीछे के मतलब से अनजान है, ऐसा कहा जा रहा है। अब तुम क्या करने की प्लानिंग बना रही हो आयोंग। आयोंग कहते हैं ये साफ नहीं है, मैं उस आदमी को अपनी जिंदगी का फैसला नहीं करने दूंगी, प्लीज अब मेरी शादी के मामलों में इंटरफेयर मत करो मॉम, मैं इससे खुद निपट लूंगी। उसकी माँ चुपचाप परेशान होकर बैठे होते तभी वहाँ पे एमसी और बटलर आता है। बटलर कहता है गेस्ट आ गए हैं। एमसी कहता है मैं देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ, क्या आप दोनों को रात में अच्छी नींद मिली। तभी आयोंग कहती है तुम देर से आए हो, क्या तुम्हें नहीं बताया गया कि हम कल किस समय मिल रहे थे, क्या तुम्हें खुद को स्कॉलर कहने में शर्म नहीं आती जबकि तुम समय का भी ध्यान नहीं रख पाते। और उसकी माँ घबराते हुए आयोंग कहती है एमसी मन में कहता है मैं ज्यादा सो गया क्योंकि मैं लंबी नाव के सवारी में थक गया था, खैर तलवार से ट्रेनिंग के बाद मुझे और एनर्जेटिक महसूस करना चाहिए। तभी आयोंग की माँ कहते हैं तुम्हारी सीट यहाँ है और एमसी कहता है शुक्रिया भाभी। उसके बाद एमसी कहीं जा रहा होता है और मन में कहता है क्या भाभी पहले ही अपने कमरे में लौट आई। तभी आयोंग आके कहते हैं तुम खो गए हो, तुम किचन को इस तरह आंखें बूंद कर नहीं ढूंढ पाओगे। एमसी कहता है ओह भतीजी। आयोंग कहते हैं मुझे इस तरह दोबारा कभी मत बुलाना, मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई अंकल नहीं है। एमसी मन में कहता है मुझे लगता है कि उसके लिए भतीजी कहलाना एक्सेप्ट करना मुश्किल है क्योंकि हम एक ही उम्र के हैं। तो एमसी कहता है मुझे माफ करना आयोंग दीदी। आयोंग चिल्लाते हुए कहती है मैंने तुम्हें मुझे दीदी कहकर बुलाने के लिए भी नहीं कहा है। एमसी कहता है ओह मुझे माफ करो, फिर मैं तुम्हें क्या कहूँ। आयोंग मन में कहती है तो वो अच्छे आदमी का नाटक करने जा रहा है। उसकी जिद को देखकर वो पक्के रूप से अंगूठी के मतलब के बारे में जानता है। तो आयोंग कहते हैं बस मुझे मिस कहो, हालांकि अगर पॉसिबल हो तो मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे बात करो। तो एमसी कहते हैं ओह ठीक है मिस आयोंग। आयोंग मन में कहती है यहाँ तक कि उसे मुझे मिस कहते हुए सुनना भी मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे कुछ दिनों तक सहन कर सकती हूँ। और वो थोड़ा गुस्से में कहती है तो तुम कहाँ जा रहे थे। एमसी कहता है मैं बस सोच रहा था कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें मैं मदद कर सकता हूँ। आयोंग कहते हैं क्या ऐसा है, मुझे सोचने दो। और वो एक जगह इशारा करते हुए कहते हैं मुझे पता है तुम पेड़ों को काटने में मेरी मदद क्यों नहीं करते। एमसी पेड़ों को देख रहा होता है। आयोंग कहती है और लेकिन क्या एक महान स्कॉलर के लिए इस तरह का गंदा काम बहुत छोटा नहीं है, और हंस रही होती है। एमसी मन में कहता है हालांकि मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया है, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो वो कहता है समझ गया मिस आयोंग, मैं उसे करने की एक कोशिश तो करूंगा। आयोंग कहती है आगे बढ़ो। आयोंग मन में कहते हैं क्या तुम पेड़ों की कटाई छटाई को नीची नजर देखने की हिम्मत नहीं करते, तुम्हें स्कॉलर हो जो सिर्फ किताबें पढ़ना जानता है, मैं तुम्हें मुश्किल से आते हुए देखकर एंजॉय करूंगी। और एमसी मन में कहता है उसके सारे एक्सप्रेशन सचमुच बहुत प्यारे हैं, क्या छोटी बहन का होना ऐसे ही लगता है। उसके बाद देखते हैं एमसी हाथ में स्वॉर्ड लिए हुए थोड़ा हैरान होकर देख रहा होता है। ये एक बड़ा गार्डन है, इसमें कोई हैरान
हैरानी नहीं कि मिस आयोंग और भाभी ने पेड़ों की छटाई नहीं की है। और एमसी एक पेड़ की टहनी पकड़ते हुए कहता है कि मुझे इसी तरह काटना चाहिए। एमसी पेड़ की टहनी को काट देता है और देखते हुए कहता है ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसानी से कट गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा सेफ नहीं लगता, मुझे वो हिस्सा हटा देना चाहिए जो बाहर की ओर निकला हुआ है। तो ठीक है, मुझे इस बार ट्रंक के पास से काटना होगा। एमसी एक जोर से हमला करता है लेकिन पेड़ को कुछ नहीं होता। एमसी कहता है अरे नहीं, ये तो बुरा हुआ, मैंने जो किया वो कटा छटा नहीं था बल्कि वो तने को आधा काटना था। एमसी स्वॉर्ड को देखता है और अपनी क्यूआई एनर्जी स्वॉर्ड में डालते हुए मन में कहता है ये सही है, ये भी एक तलवार है ना, मैं इसे यूं ही इधर उधर नहीं घुमा सकता। एमसी फिर फोकस करने लगता है। उसके बाद वो सभी टहनियों को स्मूथली काट देता है। फिर पीछे देख के कहता है मैंने ये कर दिया लेकिन ये बहुत धीमा नहीं है, अगर मुझे हर बार काटने से पहले इस तरह की ध्यान लगाने की जरूरत हो तो सभी पेड़ों को काटने में बहुत समय लग जाएगा। तभी एमसी को कुछ महसूस होता है और पीछे हम लोग के देखते हुए कहता है वो क्या था, क्या मुझ पर नजर रखी जा रही है। एमसी भी उधर ही देख रहा होता है और कहता है क्या ये सिर्फ मैं ही हूँ या मैं हाल ही में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया हूँ। और दोबारा पेड़ को देखते हुए कहता है हर पेड़ की शाखा अलग अलग होती है, तकनीकी रूप से इसका मतलब ये है कि मुझे एक ही बार में एक की छटाई करनी होगी। हालांकि गाड़ी चलाने या गाय को काटने का एक तरीका है, पेड़ों की छटाई के लिए भी एक होना चाहिए। मुझे सिर्फ एक ही ब्रांच पर नहीं बल्कि सभी पर एक साथ कंसीडर करना चाहिए। और देखते हैं कि एमसी ब्रांचेस को काटे ही जा रहा होता है। फिर देखते हैं हायन को जो हैरान होकर कहती है वो आदमी सुबह से ही काम कर रहा है, अब लगभग दोपहर हो चुकी है, वो इतनी देर तक बगीचे की सफाई नहीं कर सकता, क्या वो कर सकता है, जल्दी करो, जाकर उसे रुकने को कहो। तो बटलर कहता है समझ गया यंग लेडी। आयोंग मन में कहते क्या वो बेवकूफ है, यहाँ तक कि एक एक्सपीरियंस गार्डनर भी उस जगह को देखकर हिचकिचाएगा। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो बस उसे हार मान लेनी चाहिए, अब तक ट्राई क्यों कर रहा है, अगर उसे चोट लगी तो क्या होगा। वो किसी ऐसे इंसान की तरह दिखता है जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी कड़ी मेहनत नहीं की है। धत, ये किसकी गलती है, रुको क्या अब मैं विलन हूँ। और देखते हैं एमसी उसी को चलते हुए आ रहा होता है। आयोंग गुस्सा होते हुए कहती है क्या मैंने तुम्हें दोपहर से पहले वापस आने के लिए नहीं कहा था, क्या तुम समय बताने के लिए अनेबल हो। एमसी कहता है मुझे माफ करना मिस आयोंग, पेड़ों की छटाई करना जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा इंटरेस्टिंग साबित हुआ, समय यूं ही बीत गया और मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ। आयोंग कहती है वो पूरी सुबह बिना आराम किए पेड़ों की छटाई कर रहा है लेकिन वो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लगता, क्या वो बस खेल रहा था। और एमसी से कहती है तो फिर तुम्हारी राय में छटाई करने के लिए तुम्हें और कितने दिन चाहिए होंगे। एमसी कहता है मुझे लगता है आधे दिन में मेरा काम हो जाएगा। तो आयोन चिल्ला के कहते हैं क्या आधा दिन। आयोंग मन में कहते हैं वो ऐसी बात सिर्फ इसलिए कह सकता है क्योंकि वो सीरियस होकर काम करने के बजाय इधर उधर खेल रहा है। तभी उसका बटलर वहाँ पे आता है और कहता है मुझे इतना समय लगाने के लिए माफ करना। तो आयोंग कहती है ये ठीक है, बगीचा कैसा दिख रहा है, क्या उसे अभी भी बहुत ज्यादा काट छाट की जरूरत है। तो बटलर कहता है दरअसल मेरी राय में ये लगभग पूरा हो चुका है। तो आयोंग हैरान होते हुए कहती है क्या आपने अभी भी क्या कहा। बटलर कहता है ओ ऑफ कोर्स सभी गिरी हुई शाखाओं को उठाने और उन्हें दूर रखने में कई दिन लगेंगे लेकिन काट छाट निश्चित रूप से लगभग खत्म हो चुका है। आयोंग चुप हो जाती है और फिर जाने लगती है। तो बटलर कहता है यंग लेडी आप कहाँ जा रही है। और देखते यंग लेडी गार्डन पहुंच जाती है और गार्डन को देखते हुए मन में कहती है अरे बाप रे, आखिर उसने कुछ ही घंटों में ये सब कैसे कर लिया। और फिर वो एक नीचे गिरे हुए टहनी को उठाती है, उसे देखते हुए मन में कहती है शाखाएं बहुत सफाई से काटी गई है, क्या ये सचमुच उस बेवकूफ दिखने वाले स्कॉलर का काम है, क्या वो एक इंपीरियल स्कॉलर के बजाय पैलेस का गार्डनर था। उसके कुछ समय बाद सभी लोग खाने के लिए बैठे होते हैं। एमसी खाते हुए मन में कहता है पेड़ों की छटाई बहुत मजेदार साबित हुई, ये वैसे ही महसूस होता है जैसे जब मैं व्हाइट टाइगर ट्रेनिंग स्वॉर्ड आर्ट सीख रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी मैं कोई टहनी काटता हूँ तो मुझे एक अजीब सा एहसास होता है जैसे कि मैं उस पल में अपनी इमोशनल स्टेट के आधार पर मिनटों में कट के डिफरेंस को महसूस कर सकता हूँ। मैंने अभी तक इसे पूरा नहीं किया। एमसी खड़े होकर कहता है मेरा पेट भर चुका है तो मैं वापस जा रहा हूँ। एमसी जा रहा होता है तो आयोंग उसे रोक के कहते तुम कहाँ जा रहे हो। एमसी कहता है ऑब्वियसली मैं गार्डन जा रहा हूँ, क्या मैंने ये नहीं कहा कि अभी भी कुछ काट छट बची हुई है। तो आयोंग कहती है रहने भी दो और मेरे साथ बाहर ट्रिप पर आओ। तो एमसी खुश होते हुए कहता है आपके साथ एक ट्रिप मिस आयोंग। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, दोनों रास्ते पर चल रहे होते हैं। एमसी अपनी शॉट को देखते हुए कह रहा होता है मन में दुनिया हाल ही में खतरनाक हो गई है इसलिए मैं अपनी लकड़ी की शॉट अपने साथ ले आया, लेकिन पॉसिबली हम इतने बदकिस्मत नहीं हो सकते कि डाकू से मिल सके, है ना। ऑल्सो मिस आयोंग सच में बहुत खूबसूरत लगती है जब वो इस तरह से तैयार होती है। क्या छोटी बहनों वाले बड़े भाई ऐसा महसूस करते हैं। एमसी कहता है क्या तुम थक गई हो मिस आयोंग। आयोंग कहती है नहीं। तो एमसी कहता है अभी भी बहुत लंबा रास्ता जाने के लिए और मुझे शक है कि तुम अपने अच्छे कपड़ों को खराब करना चाहती हो, क्या तुम इसके बजाय गाड़ी में सवारी करना चाहोगी। आयोंग अचानक से पीछे मुड़ के देखते हो तो एमसी डर जाता है। आयोंग कहते हैं जैसे कि पैलेस में रहने वाले स्कॉलर से उम्मीद थी, आप हमारे जैसे गरीब लोगों की टच से पूरी तरह बाहर हो गए हैं जिन्हें अपना पैसा समझदारी से खर्च करने की जरूरत है, मेरा मतलब समझे। इतना करके वो आगे निकल जाती है और एमसी मन में कहता है ओ नहीं, मैं लापरवाह था, मैं इतना बेवकूफ हूँ, मुझे मिस आयोंग की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन फिर भी वफादार और ईमानदार भाई के परिवार को ये मुश्किल समय क्यों देखना पड़ रहा है। क्या जस्टिस सचमुच हेवन द्वारा निर्धारित है। आयोंग कहते तुम इतने धीमे क्यों हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उठा के ले जाऊं। तो एमसी कहते हैं ओ मैं चलने में ठीक हूँ मिस आयोंग। उसके बाद देखते हैं यूयांग टावर की ओर। यूयांग टावर को देख के एमसी हैरान और खुश होता है और कहता है तो ये है डोंगटिंग झील। ऐसा महसूस होता है जैसे झील का सरफेस हेवन और अर्थ को डिवाइड करता है। एमसी नजारे को देख के खुश हो ही रहा होता है कि मिस आयोंग कहती है मिस्टर ली आते हुए कहता है आयोंग नूना, और एमसी भी उसे देख रहा होता है। एमसी मन में कहता है ये कौन है। आयोंग कहते हैं ये आदमी मेरा फ्यूचर हस्बैंड है। एमसी हैरान होकर कहता है आयोंग मन में कहती है मैं जानती हूँ कि ये क्रूल है, मुझे इस बारे में ताबूत में आखिरी किल ठोकनी है। एमसी खुश होते हुए कहता है हेलो सर, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ फ्यूचर के ब्रदर इन लॉ। ली कहता है नहीं वो, वैसे तुम कौन हो। एमसी कहता है मैं वो नहीं हूँ, आयोन के पापा का स्वान ब्रदर। ली कहता है अच्छा ऐसा है, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई लॉर्ड वुन। ली आयोन से कहता है
आयोन नूना आपने मुझे इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट के आने के बारे में पहले से क्यों नहीं बताया। एमसी कहता है ठीक है, मुझे भी आपसे मिलकर हैरानी हुई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आयोन मुझे यहाँ तक सिर्फ तुमसे मुझे मिलवाने के लिए लेकर आएगी। आयोन मन में कहते हैं धरती पे क्या चल रहा है, क्या ये वैसा ही था जैसे माँ ने कहा था, क्या ये आदमी सच में अंगूठी का महत्व नहीं जानता। तभी एमसी कह रहा होता है तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, इससे मुझे थोड़ा नर्वस महसूस होता है। आयोन मन में कहती है फिर भी वो मेरे डार्लिंग के साथ इतनी खुशी से बातें क्यों कर रहा है, कितना बेशर्म आदमी है। आयोन जाते हुए कहती है आज के लिए इतना काफी है, हम जा रहे हैं। तो ली कहता है तुम्हारा क्या मतलब है नूना, क्या तुम्हारे रिश्तेदार को ड्रिंक कराए बिना छोड़ना मेरे लिए रूड नहीं होगा। एमसी कहता है इसके बारे में मुझे लगता है कि मिस आयोंग थोड़ी शर्मीली है। इसे सुनकर आयोंग को गुस्सा आ रहा होता है और ली भी नमक छिड़कते हुए कहता है आप ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उसे अच्छी तरह से नहीं जानते हैं लॉर्ड वुन। वो भले ही नाजुक दिखती हो लेकिन असल में वो एक बुलंद हौसले वाली लड़की है, इतना उत्साहित कि मैं उसके लिए पागल हो गया। इसे सुनकर वो और भी गुस्सा होते हुए कहती है बस वही करो जो तुम चाहते हो। ली और एमसी उसे जाते हुए देख रहे होते हैं और ली कहता है क्या उसका वो मोटा चेहरा इतना अडोरेबल नहीं है लॉर्ड वुन। और एमसी कहता है मैं एग्री करता हूँ। उसके बाद ली कहता है लॉर्ड वुन मैं पास के एक डिलीशियस रेस्टोरेंट के बारे में जानता हूँ, क्या हम वहाँ चले, ये आज मेरी ट्रीट होगी। एमसी कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आयोंग अभी भी जा रही होती है और मन में कहती है अगर तुम्हें पता नहीं था तो अंगूठी सौंपने से इनकार क्यों कर दिया, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम सिर्फ लवर समझते हो, क्या उस इंसान से तुलना नहीं की जा सकती जिसे मेरे फादर ने चुना था। मैं सचमुच समझ नहीं पा रही हूँ कि वो नयून क्या सोच रहा है। फिर देखते रात हो जाती है और एमसी सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है। फिर एमसी बीच में रुक के मन में कहता है मिस आयोंग ये सोचना कि उसे ऐसी चिंताएं और आपत्तियां थी। और देखते कुछ समय पहले का सीन जहाँ पे ली बताता है आयोन नूना एक प्राउड वुमेन है, मेरा परिवार काफी खुशहाल है, लेकिन अगर मैं उसकी मदद करने की कोशिश करता हूँ तो शायद वो मुझे छोड़ देगी। मैं थोड़ा थोड़ा समझता हूँ कि वो कैसा महसूस करती है। इसके अलावा उसे शादी के बाद भी अपनी माँ की देखभाल करनी है और वो इसके बारे में गिल्टी महसूस करती है। ऐसा प्राइडफुल इंसान मदद कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। हालांकि मैंने उससे कहा कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उसके पास रिजर्वेशन है। फिलहाल आयोंग नूना अकेली है, अपने पूरे परिवार को सपोर्ट कर रही है। वो बहुत आउटस्टैंडिंग पर्सन है। यही कारण है कि जब उसने मेरा मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। हालांकि प्रॉब्लम ये है कि उसकी फैमिली उसकी डाउरी अफोर्ड नहीं कर सकती। रिजल्ट के तौर पर उसने मुझसे कहा कि मैं उसका इंतजार करूं, भले ही मैं उससे तुरंत शादी करना चाहता हूं। उसने मुझे से तब तक इंतजार करने को कहा जब तक वो पूरे पैसे नहीं जुटा लेती और डाउरी का भुगतान खुद नहीं कर लेती। मैं एक बेकार आदमी हूँ जो उस लड़की के लिए कुछ नहीं कर सकता जिससे मैं प्यार करता हूँ। एमसी कहता है मिस्टर ली। उसके बाद प्रेजेंट में आते हैं। एमसी कहता है क्या लोग अपने लव्ड वन की रक्षा तभी कर सकते हैं जब उनके पास पैसा और ताकत हो। लोगों को इस तरह दुखी रहने देना कहाँ का लॉजिक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना आय भरता हूँ, मैं इस घुटन भरी भावना से छुटकारा नहीं पा सकता। फिर एमसी जंगल की ओर जाता है और अपनी स्वॉर्ड खोलते हुए कहता है मैं इसे अब और नहीं सह सकता। अगर मैं अब अपनी तलवार घुमाना शुरू ना कर दूं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ घुटने वाला है। उसके बाद दिखाते एक लड़की को जो कहती है जब से मैंने ये नजारा आखिरी बार देखा था बहुत समय हो गया। डोंगटिंग झील के आसपास का शांत वातावरण सबसे अच्छा है। आखिरकार ये अफसोस की बात है कि मैं इसे ज्यादा समय तक नहीं देख पाऊंगी, चलो वापस। उसका देखते वो नीचे आ रहे होते हैं तभी गार्ड को कुछ सेंस होता है। सभी गार्ड सर्कल बनाते हुए इस यंग लेडी को सब प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो लड़की कहती है आपको कुछ सेंस हुआ। वो गार्ड कुछ कह नहीं रहा होता तभी उस गार्ड के साइड से बहुत तेज रोशनी आ रही होती है। इसे देख के उस लड़की को भी थोड़ा डर लगता है। वो लड़की वहां जाने लगती है जहाँ से लाइट आई थी। तो उसका गार्ड कहता है मैम वहाँ पे डेंजर है। वो लड़की कहती है तो क्या हो गया, अगर उस लेवल का दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाना चाहता हो तो क्या हम पहले नहीं मर चुके होते। तो गार्ड कहता है फिर भी हमें फालतू के रिस्क नहीं लेने चाहिए। वो लड़की मुस्कुराती और आगे जाते हुए कहती है मेरा पीछा मत करना, ये कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिसे तुम संभाल सको। उसके बाद देखते हैं एमसी कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी बार व्हाइट टाइगर ट्रेनिंग स्वॉर्ड आर्ट की प्रैक्टिस की है। जब भी मैं अपनी ब्लेड घुमाता हूँ मैं रियलिटी से भटक गया हूँ और मेरी दुख और चिंता धुंधली हो गई है। अभी मैं अपनी तलवार के साथ एक हूँ और मेरी तलवार मेरे साथ एक है। एमसी अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए ट्रेनिंग कर रहा होता है। इसे देखकर वो लड़की हैरान होती है और मन में कहती है हर बार वो इंसान अपनी स्वॉर्ड घुमाता है हेवन की ओर और अर्थ खत्म हो जाएगी। ऐसा लगता है जैसे वो लेजेंडरी मिथिकल बीस्ट दुनिया को निगलने की कोशिश कर रहा है। नहीं, दुनिया को दुख से बाहर निकालना। मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। अगर मैं सावधान नहीं रही तो उस जानवर के दांत और पंजे इसके अलावा मेरी ओर पॉइंट किया जाएगा। उसके बाद वो वहाँ से दूर निकल जाती है और कहती है उस इंसान के स्वॉर्डमैनशिप मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि नामगोम परिवार में भी स्माइल करने लगती है और अलग ही लुक में कहती है अंत में आखिरकार मुझे ये मिल गया। उसके बाद दिखाता है चैंगशन सिटी हुआन की ओर टाइगर रॉक मर्चेंट ग्रुप हेडक्वार्टर। ली हुआम के ऑफिस में तभी गेट खोलते हुए कोई अंदर आते हुए कहता है फादर। ली हुआम कहता है तुम मेरी बेटी हो सकती हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं एक इम्पोर्टेंट फैसला लेने में बिजी हूँ तो तुम मुझे परेशान कर सकती हो। और हमें बताया जाता है ली हुआन टाइगर रॉक मर्चेंट ग्रुप का प्रेसिडेंट है। उसकी बेटी कहती है यकीनन वो फैसला मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है ना। ली हुआम कहता है अपने बारे में इतना भरोसा मत करो। ठीक है तुम सही हो। इसे सुनकर वो लड़की खुश होते हुए कहती है मैंने जैकपॉट हासिल कर लिया। ली हुआम कहता है बधाई हो, तुमने कितना जीता। तो वो कहती है कितना, मैं भी यंग हूँ इसलिए मुझे पक्के से नहीं पता लेकिन पॉसिबली लू बुएई जितना ही। लू बुएई 235 बीसीई में युद्धरत राजाओं के काल का एक लेजेंडरी मर्चेंट जिसने एक राजकुमार को राजा बनने
में मदद की और खुद कुन स्टेट का प्राइम मिनिस्टर का पद हासिल किया। ली हुआम मन में कहता है क्या वो मुझे बताने की कोशिश कर रही है कि उसे दुनिया पर कब्जा करने का रास्ता मिल गया है, और कहता है क्या तुम्हें यकीन है। उसकी बेटी कहती है हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि पहले तो मैं भी पागल बन गई। अनफॉर्चुनेटली प्राइस करंटली किसी और के बगीचे में दफन है। ली हुआम कहता है अगर इसे किसी और के बगीचे में दफनाया गया है तो बस उसके बगीचे को खरीद लो, नहीं उसके आसपास के पूरे गाँव को ही खरीद लो। इस तरह कोई भी इसे अप्रोच नहीं कर पाएगा। इन्वेस्टमेंट इसी तरह काम करता है। तो उसकी बेटी कहती है शुक्रिया पिताजी। ली हुआम उसे जाते हुए देखता है और फिर मन में कहता है एक गाँव अगर वो सही है और मेरी टाइगर रॉक कंपनी बाजार पर हावी होने में कामयाब होगी तो मैं उस तोहफे पर अपना हाथ रखने के लिए एक पूरा शहर खरीद लूंगा। फिर दिखाते हैं घर को जहाँ पे हमसे पोटली लेके कहता है फॉरबिडन सिटी में मेरी पिछली नौकरी से मेरी लगभग आधी सैलरी बची हुई है। मेरे लिए बहुत सारा पैसा है लेकिन ये पॉसिबल है। आयोंग की डाउरी का भुगतान करने के लिए अभी भी इनसफिशिएंट है। क्या मुझे डम खेल खेलना चाहिए और चुपचाप इसे उनके खजाने में डाल देना चाहिए? मुझे लगता नहीं कि आयोंग इसे लेगी क्योंकि अब वो मुझसे बात भी नहीं करती। खैर किसी भी तरह मुझे जल्दी निकलना होगा, नहीं अपनी पर्सनैलिटी के साथ वो इसे यूं ही फेंक सकती है। क्या मेरे पास इसे उस पर थोपने का कोई तरीका है? तभी उसके गेट पर कोई जोर जोर से नॉक करता है और एमसी जब दरवाजा खोलता है तो सामने कोई नहीं होता। एमसी कहता है अजीब है, मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। तभी एमसी को आवाज आती है, कोई कह रहा होता है प्लीज इस तरफ से, क्या कोई गेस्ट है? मैंने अब तक यहाँ अपने अलावा किसी दूसरे गेस्ट को नहीं देखा है। फिर देखते हैं सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। आयोंग की माँ कहती है आपने एक सेवियर के बारे में कुछ कहा। तो वो आदमी कहता है जी मैडम, अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे मालिक का ये लेटर पढ़े। एमसी मन में कहता है वो एक नौकर के प्रति बहुत पोलाइट है, उसका मालिक बहुत मशहूर इंसान होना चाहिए। आयोंग की माँ लेटर को पढ़ती है और कहती है यहाँ लिखा है कि मेरे गुजरे हुए पति ने आपके मालिक की जान बचाई। ये पहली बार है जब मैं इसके बारे में सुन रही हूँ। वो नौकर कहता है मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, इसीलिए मुझे मौजूदा मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हालांकि मेरे मालिक ने सच में कहा था कि आशा है कि आप उनका इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगी। आयोंग कहती है ये ली ओशिन इंसान कहाँ रहता है? तो वो सर्वेंट बताता है मेरे मास्टर टाइगर रॉक मर्चेंट ग्रुप के हेडक्वार्टर चांगशिया शहर में रहते हैं। इसे सुनकर माँ बेटे दोनों हैरान होते हैं। आयोंग कहती है कि आपने अभी भी टाइगर रॉक मर्चेंट ग्रुप कहा? तो वो सर्वेंट कहता है हाँ मेरे मास्टर प्रेसिडेंट ली हुआम के रिश्तेदार हैं, वो आपसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है, इसीलिए हमने आपके लिए एक गाड़ी तैयार की है, अगर आप चाहे तो तुरंत निकल सकते हैं। आयोंग मन में कहती है कोई अपनी जिंदगी में पापा का कर्ज चुकाने के लिए अब तक इंतजार क्यों करेगा, और ऐसे इंसान के ली हुआम का रिश्तेदार होने की संभावना क्या है? तो वो कहती है मैं जा रही हूँ। उसकी माँ कहती है आयोंग, और सर्वेंट कहता है शुक्रिया। तभी सर्वेंट एमसी की ओर देखते हुए कहता है ये मुझे रूड लग सकता है लेकिन ये कौन है? आयोंग कह रही होती है कि वो, तभी उसकी माँ कहती है वो मेरे गुजरे हुए पति का स्वान ब्रदर है। तो वो सर्वेंट एमसी से कहता है वो अब तक आपका स्वागत ना करने के लिए सिंसियरली माफी मांगता हूँ, आप भी मेरे मालिक के रेजिडेंस पर इनवाइटेड है। उसके बाद देखते हैं गाड़ी जो चल रही होती है। आयोंग की माँ कहती है हमारे साथ चलने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारे आसपास बहुत सेफ महसूस करती हूँ। एमसी कहता है नहीं मैं, और आयोंग की ओर देखता है जो गुस्सा होती है। एमसी मन में कहता है वो नौकर, उसने ये क्यों नहीं पूछा कि क्या घर में और कोई मेहमान थे? ऐसा लगता है जैसे वो जानता था कि मैं वहाँ इकलौता मेहमान हूँ। खैर ये शायद कुछ भी नहीं है, मैं हाल ही में कुछ ज्यादा ही उछल कूद करने लगा हूँ। उसके बाद देखते हैं गाड़ी घर के सामने आके रुक जाती है और सभी वहाँ से नीचे उतर रहे होते हैं। तो बाहर एक आदमी खड़ा होता है, कह रहा होता है वेलकम। तो सर्वेंट कहता है जैसे कि आपने रिक्वेस्ट किया था मैं मेहमानों को यहाँ ले आया हूँ मास्टर। तो मास्टर कहता है अच्छा काम किया। तो आयोंग की माँ कहती है आपके इन्विटेशन के लिए शुक्रिया मैं। तभी वो मास्टर जमीन पे बैठते हुए कहता है मैं ली ओशिन हमेशा अपने सेवियर का कर्ज चुकाना चाहता था, लेकिन रिसेंटली तक मैं पावरलेस था। अब जब मैं अपने बेनिफैक्टर के परिवार से मिल चुका हूँ तो मैं शांति से मर सकता हूँ। तभी आयोंग और उसकी माँ कहते हैं प्लीज खड़े हो जाइए सीनियर। ली ओशिन कहता है नहीं, अगर मेरा सेवियर नहीं होता तो मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं हो पाता। मैं इस बात से हैरान हूँ कि मुझे अपने सेवियर के निधन के बाद उसका परिवार ही मिला। मैं आपकी माफी को डिजर्व नहीं करता। आयोंग परेशान होते हुए कहते हैं सीनियर। फिर बाद में देखते हैं सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। ली ओशिन कहता है प्लीज इस तरफ से, और हम देखते हैं सामने टेबल पे खाने के बहुत सारे डिश रखे होते हैं। और देखते हैं आयोंग और उसकी माँ के सामने एक आदमी आके खड़े होता है और कहता है आपका स्वागत है, मैं टाइगर रॉक मर्चेंट ग्रुप का ली हुआम हूँ। तो आयोंग की माँ कहती है वो आज हमें इन्वाइट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एमसी मन में कहता है ओह ये आदमी है। तभी वहाँ पे सियोन आते हुए कहती है वेलकम, मैं ली सियोन हूँ। और एमसी को देखकर खुश होते हुए कहती है अरे बाप रे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह दोबारा मिलेंगे। एमसी कहता है ओह ठीक है, फिर आपसे मिलकर अच्छा लगा। और आयोंग एमसी की ओर देखती है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आयोंग जेलस है?